Hello student, how are you? In our previous lecture, we are start our 13th chapter Oceanic Water. Now today we will start our next topic in 13th chapter. Our chapter is Oceanic Water. In previous video, we are study about oceanic temperature. Today we will study about salinity. What is salinity? salinity क्या होती है? हमारे नेचर में किसी भी प्रकार का वाटर हो, चाहे रेन का वाटर हो, चाहे ओशियन का वाटर हो, उसमें कई प्रकार के मिनरल रिसोर्स होते हैं। उन मिनरल रिसोर्स को ओशियन में सैलिनिटी बोलते हैं। इसको पीपीटी में मापते हैं। सैलिनिटी को पीपीटी में मेजर करते हैं। पीपीटी क्या होता है? पार्ट पर थाउजेंड। इसका साइन होता है ऐसे। 1000 में कितने पार्टिकल सैलिनिटी के होंगे, मिनरल रिसोर्स के होंगे। इसको किलोग्राम पर जी। 1 किलो वाटर में कितने ग्राम सैलिनिटी होगी, इसको इस तरह मापते हैं। हमारे जनरली 33 से 37 पार्टिकल 1 किलोग्राम वाटर में होते हैं। और अब बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सैलिनिटी। कौन से फैक्टर है जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सैलिनिटी। आप जनरली नॉर्मल तौर पे भी सोच सकते हैं कि सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। एक तो इसमें से हम जल की मात्रा, वाटर की मात्रा घटा दें या बढ़ा दें। तो इनमें क्या होगा? वाटर की मात्रा घटाने पर सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर वाटर की मात्रा इसमें बढ़ा दी जाए तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। ये किस कारण होगी? फर्स्ट हमारा फैक्टर है जो सैलिनिटी को प्रभावित करता है, इवोपरेशन। इवोपरेशन से क्या होगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। और इसी में क्या होगा? प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन के कारण वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और इसमें जो मिनरल रिसोर्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये दो फैक्टर है जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया, जो कोस्टल एरिया में रिवर होती है उनका वाटर भी सैलिनिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि जो रिवर होती है उसका फ्रेश वाटर अगर ओशियन में आके गिरता है तो वहां की सैलिनिटी कम हो जाती है। कोस्टल एरिया रिवर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर फ्रॉम नियर इट्स वाटर बॉडी। क्या होता है जब ओशियन में कोई वाटर की मूवमेंट होती है जिससे अपने वो पास वाले सी में इसका पानी चला जाए तो वो भी इसकी सैलिनिटी को इफेक्ट करता है। जैसे मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी का वाटर अटलांटिक सी में आता है, अटलांटिक सी का वाटर मेडिटेरियन सी में जाता है। इससे उसकी सैलिनिटी में कुछ फर्क आता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है ओशियन करंट। ओशियंस करंट क्या होती है? ये ह्यूज वाटर
ओशियन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाती है। इस कारण ये सैलिनिटी भी वाटर के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। तो ओशियन करंट भी इसको प्रभावित करती है। अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर की तरह दो टाइप से होगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि ओशियन में नॉर्मली कितना सैलिनिटी होता है। ओशियन में एवरेज सैलिनिटी 33 से 37 के बीच में होता है, लेकिन यह है नॉर्मल एवरेज सैलिनिटी। लेकिन सम टाइम ये लैंडलॉक्ड सी में सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है। लैंडलॉक्ड सी, रेड सी, लैंडलॉक्ड सी में इनकी कितनी हो जाती है सैलिनिटी? 41 तक। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है रेड सी। आपने रेड सी को तो मैप में देखा ही होगा अच्छी तरह से। और इसके बाद में आते हैं कुछ जो ओपन सी होते हैं पोलर रीजन के पास, जैसे आर्कटिक सी। इसमें सैलिनिटी 0 से 35 के बीच में होती है। इसके बीच में वेरी करती है। कई बार इतनी कम भी हो सकती है कि 0 की तरफ फ्रेश वाटर हो, वहां पे 0 भी मिल सकती है, और उससे आगे कुछ बढ़ती जाती है। ये तो है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पे ज्यादा हो सकती है, कहां पे कम हो सकती है। एवरेज तो मिलेगी हर जगह पे 33 से 37 तक, और लैंड लॉक्ड होगा वहां पे हमें मिलेगी ज्यादा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, एवेपोरेशन ज्यादा होगा, उस कारण हमें सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी। आर्कटिक सी में वहां पे फ्रेश वाटर हमको ज्यादा मिलेगा, इसके कारण इसकी सैलिनिटी भी वेरी करती रहेगी। इसके बाद कुछ और छोटी वाटर बॉडी है जिनमें भी अधिकतम सैलिनिटी मिलती है। इसमें फर्स्ट है टर्की की वॉन लेक। इसमें 330 के आसपास इसमें है। आप बुक से अच्छी तरह से नोट कर लें इसको। टर्की की वॉन लेक, सेकंड है डेड सी जो कि यूएसए में है। इसमें भी आप अच्छी तरह से बुक में देख लें। एक लेक और है जिसमें भी सैलिनिटी बहुत अधिक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के महत्व से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन एरिया में सबसे बड़ा ओशियन है। इसका एरिया बहुत बड़ा है। और पैसिफिक ओशियन में सैलिनिटी कितनी है? पैसिफिक ओशियन में सैलिनिटी जो इसका नॉर्थ एरिया है, वहां पे आर्कटिक ओशियन के कारण इसकी सैलिनिटी 31 से 35 के बीच में है। और जैसे ही हम इसके साउथर्न पार्ट में जाएंगे, वहां पे इसकी सैलिनिटी और भी डिक्रीज हो जाती है। वहां पे इसकी सैलिनिटी 33 हो जाती है। ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन। आपको जस्ट थोड़ा ओवरव्यू देना है इसके बारे में, कहां पे कितनी सैलिनिटी है।
इसके बाद में हमारा सेकंड आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में 35 सैलिनिटी है, और इसमें जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर की मात्रा ज्यादा है, और साउथ की तरफ जाते हैं तो भी थोड़ी कम हो जाती है। इसमें अधिकतम सैलिनिटी 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलती है। यहाँ पे ये 36 और कभी कभी इससे भी ज्यादा 37 तक हो जाती है। जो इसके इनर सी हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी, इनमें भी इनके अकॉर्डिंग सैलिनिटी वेरी करती है। जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है, उसकी सैलिनिटी थोड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां एवेपोरेशन ज्यादा होता है और फ्रेश वाटर कम मिलता है। अटलांटिक ओशियन से ही ये वाटर मेडिटेरियन सी में जाता है। एवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे सैलिनिटी अधिक है। यहाँ पे सैलिनिटी 40 तक मिलती है मेडिटेरियन सी में। और एक और सागर है जो इसके आगे आता है, वो है बाल्टिक ओशियन। बाल्टिक ओशियन, इसकी सैलिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई रिवर अपना पानी इस बाल्टिक ओशियन में गिराती हैं, ये ओशियन में गिराती हैं, और इसी कारण वहां की सैलिनिटी कम है। ये भी अटलांटिक ओशियन से ही बाल्टिक ओशियन में बांटा जाता है। आप इनको मैप के द्वारा अच्छे से समझोगे तभी आपके ये थोड़ा याद होगा, कहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है, कहाँ पे रिवर गिरती है, कहीं पे नहीं गिरती, कहीं पे एवेपोरेशन ज्यादा है। अगर आपको इसको मैप के द्वारा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन ओशियन की। थर्ड हमारा आता है इंडियन ओशियन। इसमें भी 36 के करीबन हमारी सैलिनिटी रहती है। यहाँ पे क्या होगा, जो इंडियन ओशियन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे फ्रेश वाटर की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की रिवर गिरती है, गंगा, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई प्रकार की नदियां गिरती हैं जो अपना फ्रेश वाटर बे ऑफ बंगाल में गिराती है, और इस कारण यहाँ की सैलिनिटी लो है इसके कारण। और यहाँ पे अरेबियन सी में इसकी तुलना में सैलिनिटी ज्यादा है, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के पास हो गई, ये है 0 डिग्री। यहाँ पे इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी है, क्योंकि यहाँ पे रिवर बहुत कम गिरती है। इस कारण यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, सैलिनिटी प्लस, और यहाँ पे सैलिनिटी माइनस, क्योंकि यहाँ पे कई रिवर हैं जो अपना वाटर गिराती हैं। इसके बारे में अगर आप बुक से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकली में क्या होगा, जब ओशियन में डेप्थ के साथ जाएंगे तो कई स्थान ऐसे होंगे जहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और कई प्लेस ऐसे होंगे जहां पे सैलिनिटी डेप्थ के साथ घट जाएगी। और ये कैसे घटेगी, किस स्थान पे सैलिनिटी इंक्रीज होगी, किस प्लेस पे सैलिनिटी डिक्रीज होगी, ये वेरी करेगा इसकी लोकेशन पे। जब सैलिनिटी के हम इक्वेटर लाइन पे जाते हैं,
इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, जब यहाँ पे कोई ओशियन है, अगर हम डेप्थ के साथ जाते हैं तो पहले तो सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डेप्थ के साथ, क्योंकि ऊपर के वाटर में सैलिनिटी कम होती है, नीचे के वाटर में सैलिनिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब ही हम इसके बिल्कुल नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, वहीं पे भी सैलिनिटी मिलना कम हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर यहां पे बात करें मिड लैटिट्यूड पे, यहां पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम जाएंगे डेप्थ में सैलिनिटी कम होगी, फिर उसके बाद में कई टाइम आगे नीचे जाने के बाद सैलिनिटी दोबारा वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो इस बात से हमें क्लियर होता है कि ये जो सैलिनिटी है ये डेप्थ के साथ लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, किस स्थान पे कैसी लोकेशन है। एक होता है इसमें हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या होती है, जिसमें ओशियन में डेप्थ के साथ जाने से सैलिनिटी तेजी से फास्टली बढ़ने लगे, उसके हेलोक्लाइन बोलते हैं। लेकिन इसका फिक्स कुछ नहीं है, ये भी कई स्थानों पे होती है, कई स्थानों पे नहीं होती। क्या होगा कि सैलिनिटी डेप्थ के साथ फास्टली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम हेलोक्लाइन। और अब हमने इस चैप्टर के बारे में लगभग पढ़ लिया है। अगर आपका कुछ क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ लेना, और इसमें अच्छी तरह से थ्योरी दे रखी है, वो आपको समझनी है और उसको याद करना है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, आप अपनी कॉपी भी मंडे तक चेक करवा लें। अगर कोई क्यूरी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।